ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में इम्यूनिटी पार्ट आपका फिनिश हो चुका है। इम्यूनिटी पार्ट के बाद हम पढ़ने वाले हैं डिजीजेस। डिजीजेस में इलेबोरेट फॉर्म में मेंशन है एड्स एंड कैंसर, ठीक है। और चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ जनरलाइज डिजीजेस हैं जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक दिए गए हैं। बट ज़्यादा एम्फेसिस एलिबरेशन जो है एड्स का है, कैंसर का है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एड्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एड्स टॉपिक को। एड्स जो नेम है इसका पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये जो फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म में ही कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है। जैसे कि एक्वायर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, आफ्टर बर्थ, मतलब कि आफ्टर बर्थ ये होने वाली डिजीज़ है या सिंड्रोम है, ठीक है ना। बर्थ के बाद ये सिंड्रोम होता है, ठीक है। और इसमें एक पर्टिकुलर वायरस का इन्फेक्शन होता है, देन ये सिंड्रोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टर्म है इम्यूनोडेफिशिएंसी। दैट मीन्स कि ये जो भी डिजीज़ है आपका या सिंड्रोम है, इसमें एक्चुअली होने वाला है क्या, यहाँ पे होने वाला है इम्यून सिस्टम में डिफिशिएंसी। मतलब इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है लाइक लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है, या अदर कोई कंपोनेंट है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके काउंट या उसके नंबर या उसका अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा। तो आप बोलेंगे कि इम्यून सिस्टम में क्या हो गया है, आप बोलेंगे इम्यून सिस्टम में इम्यूनोडेफिशिएंसी हो गया, ठीक है। और इम्यूनोडेफिशिएंसी होने से क्या होता है, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। और डिजीजेस के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। डिजीजेस के ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको ये जो फुल फॉर्म मैंने बताया, ठीक है ना, इस फुल फॉर्म में जितने भी टर्म्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इसको आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक्वायर्ड मैंने बताया आपको, इम्यूनोडेफिशिएंसी यहाँ पे बताया मैंने, सिंड्रोम के बारे में बताया। और स्पेशली सिंड्रोम, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सिंड्रोम का मतलब नहीं समझते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस इज नोन एज सिंड्रोम, इज नोन एज सिंड्रोम। दैट मीन्स कि बहुत सारे डिजीज हो गए हैं अगर आपको, तो बहुत सारे सिम्टम्स भी आएंगे, ठीक है। और उन सिम्टम्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, सिंड्रोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंड्रोम बोलेंगे, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है। यहाँ पे आपको पढ़ना है ऐसे सिंड्रोम के बारे में या ऐसे डिजीज़ के बारे में जिसमें क्या होने वाला है, यहाँ पे इम्यूनोडेफिशिएंसी होने वाली है। और ये पॉसिबल कब होगा, आफ्टर बर्थ, ठीक है। अब चलते हैं कुछ बुक्स की लाइन देखते हैं। बुक्स में आपके मेंशन है कि दिस डिजीज कैरेक्टराइज बाय इम्यूनो सप्रेशन, दैट मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल्स, इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट अ कॉन्जेनिटल डिजीज। मतलब कि ये बाय बर्थ नहीं होता है, ये आफ्टर बर्थ होता है। और ये तभी होगा जब HIV का इन्फेक्शन होगा, ठीक है। HIV एक वायरस है और इस वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो एड्स होता है, ठीक है ना। तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लाइन हो गया। देन उसके बाद से सेकेंड जो लाइन है वो है आपका सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 इन होमोसेक्सुअल मैन, ठीक है। एंड in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million person, ठीक है। Then next point, AIDS is caused by the human immunodeficiency virus, a member of a group of viruses called retrovirus, ठीक है। That means कि ये जो भी वायरस है इसका फुल नेम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसका शॉर्ट फॉर्म HIV। और एक्चुअली ये HIV जो वायरस है ये किस ग्रुप का, मतलब किस ग्रुप ऑफ वायरस का मेंबर है, ये मेंबर है रेट्रोवायरस का, ठीक है। रेट्रोवायरस इसका नेम इसलिए क्योंकि इसके अंदर
आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, और जब ये वायरस किसी होस्ट में सरवाइव करता है तो आरएनए के अकॉर्डिंग डीएनए का फॉर्मेशन करता है, और देन उस डीएनए से आगे का प्रोसीजर मैनेज करता है, और इसी के बिहाफ पे हम इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। वैसे वन वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि रेट्रोवायरस वो वायरस है जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये सेंटर में होता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा ये सेंटर में होगा। ठीक है, इसके सराउंडिंग जो है वो प्रोटीन की कोटिंग होगी या प्रोटीन का इन्वेलप होगा। ठीक है, सेंटर में आरएनए होगा और सराउंडिंग में क्या होगा, प्रोटीन कोटिंग, प्रोटीन कोटिंग होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है, यहाँ पढ़ना है कि कैसे एचआईवी का इन्फेक्शन किसी भी पर्सन में हो सकता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। सपोज दैट कोई नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, और वो किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअली कांटेक्ट अगर हो जाए तो उस पर्सन में ये एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट सिंपल है, आपको पता है ये सारे पॉइंट्स। देन सेकंड पॉइंट है आपका बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ये भी आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि टीवी पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो आपको आई होप पता होगा, बट एक बार मैं इसको डिस्कस कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब आप ब्लड जो है किसी को भी देते हैं या लेते हैं तो आप क्या करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं। ब्लड का जब टेस्ट करेंगे तो ब्लड में अगर एचआईवी का वायरस है तो ऐसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव रिपोर्ट आता है देन उस टाइप के ब्लड का आप ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट है बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली उनके लिए जो एडोलेसेंस और एडल्ट स्टेज से गुजर रहे हैं, पास हो रहे हैं, उनके लिए। ठीक है, क्योंकि एडोलेसेंस और एडल्ट स्टेज में क्या होता है, ड्रग्स कुछ लोगों की लेने की आदत पड़ जाती है, ड्रग्स लेने की आदत पड़ जाती है। और ड्रग्स जब कभी लेते हैं और उस टाइम पे अगर आपने इंट्रावेनस निडल यूज़ किया, इंट्रावेनस निडल यूज़ किया और वो भी कॉन्टामिनेटेड अगर यूज़ कर लिया तो आपके बॉडी में एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप डिस्पोजेबल निडल्स ले रहे हैं वो भी फ्रेश ले रहे हैं तो उसके थ्रू इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने शेयर कर लिया है, किसी दूसरे का यूज़ किया हुआ निडल यूज़ कर लिया अपने लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, ये तो सिंपल लाइन है, इसको एज इट इज़ लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मदर को अगर एचआईवी का इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन चाइल्ड में जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा डेंजरस है, मतलब कि वो हाईली रिस्की हैं। ठीक है, और उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, सो पीपल हु आर एट ए हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन, मतलब वो लोग जिनमें इसका इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, वो मतलब इन्फेक्शन उनको ईजिली हो सकता है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें यह है कि इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ठीक है, मतलब कि अगर सेक्सुअल पार्टनर बहुत सारे हैं तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी। ठीक है, देन ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो ड्रग से एडिक्टेड हो और वो बार बार ड्रग लेता हो इंट्रावेनसली, तो वो ये गलती कर सकता है कि मे बी वो कोई भी कॉन्टामिनेटेड अगर निडल यूज़ करेगा तो चांस रहेगा इन्फेक्शन होने का। ठीक है, बुक की लाइन देखते हैं। बुक में मेंशन है ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली। ठीक है, ये तो सिंपल लाइन है, आपको पता है। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना होता है,
तो उस कंडीशन में चांसेस थोड़े होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट लाइन है वो ये बता रहा है कि इन्फेक्टेड अगर मदर है तो उससे जो है चाइल्ड को हो सकता है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन के सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो गए हैं। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो कि मैंने यहाँ पे स्टार से मेंशन किया है, स्टार बुलेट से। पॉइंट क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV एड्स इज़ नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कांटेक्ट। ये सब जानता है कि एड्स जो है वो फिजिकल कांटेक्ट से नहीं स्प्रेड करता है। ये अगर स्प्रेड करता है तो किसके थ्रू स्प्रेड करता है, ये स्प्रेड करता है बॉडी फ्लूइड के थ्रू, ठीक है। बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये स्प्रेड करता है, फिजिकल कांटेक्ट से ये नहीं होता है। जैसे कि आप हाथ को शेक करते हैं, शेक करते हैं ना यूँ, ठीक है, तो उस समय चांसेस नहीं होते हैं, 0% चांसेस है, ठीक है ना। फिजिकल कांटेक्ट से ये स्प्रेड होता ही नहीं है। स्प्रेड होना होगा तो बॉडी फ्लूइड से होगा, और बॉडी फ्लूइड में आपको पता है लिम्फ, ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, ये जो भी है ये अगर कहीं पे चले गए आपके बॉडी में, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। और इवन जो पार्ट आपका सिक्रीटिंग पार्ट है बॉडी में, जैसे कि आपका ओरल कैविटी में सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, तो सलाइवा जब आप वेट किसिंग करते हैं, वेट किसिंग, ठीक है ना, तो वेट किसिंग जब करते हैं तो वहाँ पे चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, बट ड्राई किसिंग जब करते हैं तो वहाँ पे चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा, बॉडी फ्लूइड के ट्रांसमिशन से ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जब इन्फेक्शन होता है तो वायरस का एक अमाउंट चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि एक वायरस गया और इन्फेक्शन हो गया, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ अमाउंट चाहिए होता है, कुछ एक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वायरस का। वो उतने अमाउंट्स में जब बॉडी में इंटर करेगा HIV वायरस, देन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, ठीक है। ऐसे चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे ऐसे पर्सन के साथ हमको नॉर्मल बिहेवियर शो करना है, उसको सेपरेट नहीं करना है, ठीक है, उसको आइसोलेट नहीं करना है, ध्यान देना होगा, आइसोलेट नहीं करना हमको, उसको अपने साथ रखना है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है उसके साथ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन में। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एज पर NCERT यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इन्फेक्शन के होने के बाद और सिम्टम आने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ये मैं अच्छे से आपको बता दूँ। सपोज दैट कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन के 8 वीक के बाद सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो भी ड्यूरेशन होगा ये क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड होगा। एक बार देखिए आप, देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू मेनी ईयर, ठीक है, यूजुअली 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। मतलब कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि मंथ में भी आप ट्रेस आउट कर सकते हैं कि HIV का इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, 5 साल 10 साल के बाद आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में HIV का इन्फेक्शन है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा डायग्नोसिस के हेल्प से, ठीक है। अगर डायग्नोसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज़ ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर पता भी चलेगा तो कब पता चलेगा, जब सिम्टम्स मेजर आने लगेंगे तब जाके आपको फील होगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको ये पता चल रहा है कि HIV का इन्फेक्शन है। उसके लिए आपको डायग्नोसिस करानी पड़ेगी। डायग्नोसिस के बाद ही आप फाइनली बोल सकते हैं कि HIV का इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 10 ईयर्स हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना होगा क्योंकि NCERT की लाइन है। देन यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब HIV का इन्फेक्शन होता है तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे होता है T लिम्फोसाइट सेल्स का काउंट डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। T हेल्पर सेल का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। एक्चुअली T हेल्पर सेल इज़ अ टाइप ऑफ T लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। TH मीन्स T हेल्पर सेल्स एंड TH इज़ अ टाइप ऑफ T लिम्फोसाइट सेल्स। इसका काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है।
और वो जो पर्सन है उसके अंदर फीवर होगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, ये सारे बेसिक जो है सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जब टी लिम्फोसाइट सेल्स का काउंट डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टी लिम्फोसाइट सेल्स का काउंट डिक्रीज़ हो रहा है और उसमें कुछ जब डिक्रीमेंट हो जाएगा तो कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम टेस्ट कराएंगे और टेस्ट कराएंगे तो ये पता चलेगा कि डिजीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो आप कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि एड्स में क्या होता है, इम्यूनोडिफिशियंसी हो जाती है। और इम्यूनोडिफिशियंसी इसलिए होती है क्योंकि टी हेल्पर सेल का काउंट डिक्रीज़ होता है और जैसे ही टी हेल्पर सेल का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है हमारे बॉडी में जो है इम्यूनोडिफिशियंसी जाती है, हमारे बॉडी में इम्यूनोडिफिशियंसी जाती है। और जब इम्यूनोडिफिशियंसी हो जाती है तो अदर जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस एंड फंगस। ठीक है, इवन पैरासाइट्स में टोक्सोप्लाज्म, ये कुछ ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस हैं या इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो HIV के इन्फेक्शन के बाद ये इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि HIV का जब इन्फेक्शन होगा तो लिम्फोसाइट सेल्स का काउंट डिक्रीज़ करेगा, लिम्फोसाइट सेल्स का काउंट जो है डिक्रीज़ करेगा, दैट मीन्स कि इम्यून सिस्टम वीक होगा। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, अदर जो डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ईजिली जो है हमारे बॉडी में सर्वाइव करेंगे, हमारे बॉडी में वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि इम्यूनोडिफिशियंसी हो गई है और इम्यून सिस्टम वीक हो गया, और इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो हमारा वीक हो गया और उससे क्या हो गया, उसका एडवांटेज मिला किसको, अदर इन्फेक्टिंग मटेरियल को। ठीक है, इन्फेक्शियस मटेरियल को। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। देन इसके बाद से हम डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो एड्स का डायग्नोसिस है इसके बारे में पढ़ेंगे। एड्स के डायग्नोसिस में सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो डायग्नोसिस अगर करना भी है तो आप मॉलिकुलर डायग्नोसिस करिए। ठीक है, इसका क्या करेंगे, आप मॉलिकुलर डायग्नोसिस करेंगे, क्योंकि जो बेसिक डायग्नोसिस होती है उसके थ्रू आप एड्स को आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे बॉडी में। ठीक है, क्योंकि एड्स का जो सिम्टम्स आएगा वो थोड़े कॉमन सिम्टम्स आएंगे और कॉमन सिम्टम्स रहेंगे तो आपको जो है फाइंड करना टफ होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं चलता है लेकिन बॉडी में एड्स हो जाता है और बाद में जब काफ़ी लेट हो जाता है तो उस टाइम पे हम मॉलिकुलर डायग्नोसिस करते हैं और मॉलिकुलर डायग्नोसिस के बाद फाइनली ये पता चलता है कि HIV का इन्फेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं मॉलिकुलर डायग्नोसिस के बारे में। मॉलिकुलर डायग्नोसिस जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट एसे। ठीक है, ये एक चीप एंड बेस्ट, ठीक है, डायग्नोसिस का एक मेथड है, एक टूल है। ठीक है, जिसके थ्रू आप बेसिक लेवल पे एड्स पेशेंट को आप फाइंड आउट कर पाते हैं, बेसिक लेवल पे। ठीक है, बेसिक मतलब कि विदाउट कन्फर्मेशन। ठीक है, विदाउट कन्फर्मेशन। ठीक है, मतलब जस्ट एक तरीके से बेसिक है, स्टार्टिंग में इसको करके यस या नो हम पता कर लेते हैं। अगर कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट जो है मॉलिकुलर डायग्नोसिस कराते हैं। जो नेक्स्ट मॉलिकुलर डायग्नोसिस का टेक्निक है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। वो क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बाद अगर हाईली कन्फर्मेटिव टेस्ट करना है, डायग्नोसिस करना है, तो नेक्स्ट जो आपका डायग्नोसिस मेथड होगा वो होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसे मॉलिकुलर डायग्नोसिस के मेथड है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्सन को एड्स हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम ड्रग्स की बात करेंगे और ड्रग्स में बता दूँ कि यहाँ पे इफेक्टिव ड्रग कोई भी नहीं है। ठीक है ना, इफेक्टिव है बट पार्शियली है। ठीक है ना, ध्यान देना होगा। और कुछ यहाँ पे ड्रग के नेम मेंशन किए हैं, आप भी एक बार इसको देख लीजिए, AZT एंड DDI। ठीक है, AZT का मतलब एजिडो
डाई डीऑक्सीथाइमिडीन, ठीक है। और देन DDI, ये आपका सेकेंड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग ही यहाँ पे कुछ हद तक सक्सेस है, अदर यहाँ पे सक्सेस नहीं है, ठीक है। और वैसे मैं बता दूं कि RNA कंटेनिंग जो भी वायरस होते हैं उस वायरस के अगेंस्ट जो है मेडिसिन बनाना टफ़ है हमारे लिए, ठीक है। इवन वैक्सीन बनाना भी टफ़ है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि RNA जो होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, जब वायरसेस में या किसी भी जगह पे है अगर एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो उसके अंदर म्यूटेशन का रेट फास्ट होता है। म्यूटेशन का रेट फास्ट होता है तो म्यूटेशन बार बार अगर होगा तो हमारे पास एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन होगी नहीं। जब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी तो हम एग्जैक्ट जो है वैक्सीन्स या मेडिसिन, ठीक है, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट का ड्रग है वो पार्शली इफेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि जब म्यूटेशन होगा तो डिफरेंट टाइप के HIV के वायरस बनेंगे, ठीक है। हो सकता है कि किसी एक के टाइप के वायरस के अगेंस्ट आपके पास मेडिसिन हो, बट दूसरे टाइप के अकॉर्डिंग मेडिसिन हो या ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि एड्स का जो है वो मेडिसिन या वैक्सीन बनाना आसान नहीं होगा, ये टफ़ टास्क है, इसका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट साइंस में कुछ भी हो सकता है, मे बी 10 या 20 ईयर्स के बाद इसका भी मेडिसिन बन जाए, ठीक है। देन अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ HIV डिस्कस करेंगे। आपके सामने यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है जिसमें ये शो किया गया है कि कैसे रेट्रोवायरस, दैट मीन्स कि HIV वायरस इन्फेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इन्फेक्शन के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको मैं बता दूं कि कभी भी अगर इन्फेक्शन होता है तो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एज पर NCERT होस्ट यहाँ पे क्या है, मैक्रोफेज है, ठीक है। फर्स्ट जो होस्ट होगा वो मैक्रोफेज होगा और सेकंड जो होगा वो T हेल्पर सेल होगा, ठीक है, TH सेल, ठीक है, T हेल्पर सेल्स, ठीक है। ये दो क्या होंगे, होस्ट सेल होंगे और इन दोनों होस्ट सेल के अंदर जो है HIV का इन्फेक्शन होगा। बट ध्यान देना होगा कि HIV चाहे जो भी हो, ठीक है, HIV जो भी हो, HIV के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है RNA, ठीक है, वही क्या है, इसका जीनोम है और जीनोम की एंट्री कहाँ होती है, होस्ट के अंदर, ठीक है। प्रोटीन कोड जो है वो बाहर रह जाता है। आपको पता है कि कोई भी वायरस है तो उसका जो सेंटर का जो कोर मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और कोर मटेरियल के सराउंडिंग जो होता है वो प्रोटीन कोट होती है। इन्फेक्शन जब होता है तो ओनली जो है जो सेंटर में मटेरियल है वो अंदर जाएगा होस्ट के अंदर, ये जो कोटिंग है प्रोटीन की वो नहीं जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। आपके सामने यहाँ जो ब्लू, डार्क ब्लू का जो ये दिख रहा सेंटर में, ये क्या है, RNA है, HIV वायरस का RNA है, दैट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। और जो ये सर्कल दिख रहा है दैट इज़ अ प्रोटीन कोड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि HIV वायरस का RNA यहाँ पे इंटर कर रहा है और ये जो RNA है ये पहले कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब भी RNA मैक्रोफेज या T हेल्पर सेल दोनों में जब जाएगा तो पहले क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री DNA। और कॉम्प्लीमेंट्री DNA के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, देन RNA cDNA में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो DNA बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है वायरल DNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट, यहाँ पे बन चुका है, इसको आप cDNA मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है साइटोप्लाज्म में, ये भी ध्यान देना है, कहाँ पे हुआ है, ये साइटोप्लाज्म में हुआ है, ठीक है। और एंजाइम का नेम यहाँ पे
क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी लिखा हुआ है। प्रोसेस नेम आप लिख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे मिसिंग है। प्रोसेस नेम आप लिख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद मिला क्या, cDNA मिला। किसका cDNA है, ये HIV वायरस का cDNA है, और ये जा रहा है अब कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है। न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस, एक्चुअली ये किसका न्यूक्लियस है, ये आपका मैक्रोफेज का हो सकता है या टी हेल्पर सेल का न्यूक्लियस हो सकता है। तो दोनों में से कोई हो, मैक्रोफेज हो या टी हेल्पर सेल्स हो, दोनों के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और वहाँ जाकर ये इनकॉर्पोरेट होगा। वहाँ जाकर ये क्या होगा, इनकॉर्पोरेट होगा। कौन इनकॉर्पोरेट होगा, वायरल cDNA। वायरल cDNA इनकॉर्पोरेट विद द DNA ऑफ होस्ट सेल्स, ठीक है, DNA ऑफ होस्ट सेल्स। और होस्ट सेल्स का ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर DNA है, उस DNA के साथ ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और इनकॉर्पोरेट होने के बाद से फिर क्या होगा, ध्यान देना, इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो पूरा इंटायर जो DNA है, इंटायर DNA, वो क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा और फिर ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देना होगा जब तक वो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक ये न्यूक्लियस के अंदर है तब तक क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या मिलता है हमको, RNA मिलता है, स्पेशली mRNA मिलता है, ठीक है। अब वो mRNA इस न्यूक्लियस से बाहर आएगा, इस न्यूक्लियस से बाहर आएगा और कहाँ पे आएगा, वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। आपको पता है ना कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होते हैं और न्यूक्लियर पोर के हेल्प से mRNA ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, और वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है। ध्यान देना होगा, क्या करेगा, ट्रांसलेशन। और ये भी ध्यान देना है कि जो आपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कराया है, यहाँ पे जो भी आपने ट्रांसक्रिप्शन कराया है वो किसका कराया है, वो इंटायर DNA का कराया है, जिसके अंदर वायरल DNA भी है, और मतलब कि वायरस का cDNA भी है और होस्ट का भी DNA है, वो यहाँ पे ट्रांसक्राइब किया है और यहाँ पे वही ट्रांसलेट कर रहेगा, ठीक है ना। तो जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाएगा तो ढेर सारा क्या मिलेगा हमको मिलेगा ढेर सारा RNA। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन क्या मिलेगा, RNA मिलेगा, और आफ्टर ट्रांसलेशन क्या मिलेगा, प्रोटीन, ठीक है। और ये जो RNA और प्रोटीन यहाँ पे बनेंगे ये वायरस के अकॉर्डिंग भी होंगे, क्योंकि वायरस का cDNA यहाँ पे यूज़ हुआ है, वायरस के cDNA से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो अगर वायरस का cDNA इन्वॉल्व हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग RNA भी मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन भी मिलेगा, ठीक है ना। मतलब जो वायरस है, वायरस का जो मेन जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो है RNA और प्रोटीन, और दोनों यहाँ पे आपको बनते हुए दिख रहे हैं, दोनों यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। और बहुत सारे RNA बनेंगे और बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे, और फिर क्या होगा कि RNA और प्रोटीन की पैकेजिंग होगी। क्या होगी, RNA और प्रोटीन की पैकेजिंग होगी, और बहुत सारे पैकेजिंग होगी, और देन वहाँ पे बहुत सारे प्रोजनी मिलेंगे, वहाँ पे बहुत सारे प्रोजनी मिलेंगे, ठीक है। प्रोजनी किसके होंगे, ये HIV वायरस के प्रोजनी होंगे, क्योंकि HIV वायरस के जो प्रोजनी बन रहे हैं उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट में RNA और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने cDNA इनकॉर्पोरेट कराया था होस्ट DNA के साथ, ठीक है, होस्ट DNA के साथ, वो cDNA यहाँ आने के बाद ट्रांसक्राइब किया पहले, और देन mRNA बनने के बाद वो बाहर जाके ट्रांसलेशन किया। तो यहाँ तो बना लिया mRNA और यहाँ बनाएगा वो क्या, प्रोटीन, और RNA और प्रोटीन दोनों मिलके क्या बनाएंगे वायरस, ठीक है, वो भी नेक्स्ट जनरेशन का वायरस बनाएंगे। और ये जो वायरस है जब सफिशिएंट अमाउंट में बन जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी होस्ट सेल होता है, जो भी होस्ट सेल होगा वो होस्ट सेल्स जो है कम्प्लीटली यूज़ हो जाएगा, ठीक है। होस्ट सेल जो होगा वो कम्प्लीटली यूज़ हो जाएगा, चाहे वो मैक्रोफेज हो चाहे वो टी हेल्पर सेल हो, ठीक है, दोनों यूज़ हो जाएंगे। तो क्या होगा, सेल की लिसिस हो जाएगी, सेल की लिसिस हो जाएगी, और सारे के सारे जो है HIV के न्यू जनरेशन वाले वायरस, HIV के न्यू जनरेशन वाले वायरस जो है वो सेल से बाहर आ जाएंगे, सेल से बाहर आ जाएंगे, और देन वो
नेक्स्ट सेल को अपना टारगेट बनाएंगे, नेक्स्ट मैक्रोफेज, नेक्स्ट टी हेल्पर सेल को अपना वो टारगेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया HIV वायरस का लाइफ साइकिल। ठीक है, कैसे एक HIV वायरस से बहुत सारे HIV वायरस बन रहे हैं और वो HIV वायरस नेक्स्ट जो है मैक्रोफेज या टी हेल्पर सेल्स को टारगेट बनाएंगे। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। After getting into the body of the person, the virus enter into the macrophage where RNA genome of virus replicate to form viral DNA, cDNA जिसको बोला मैंने, with the help of the enzyme reverse transcriptase. This viral DNA gets incorporated into host cells DNA and direct the infected cells to produce virus particles. ठीक है, the macrophage continue to produce virus and in this way act like a HIV factory. ठीक है, मतलब जब मैक्रोफेज के अंदर ये पूरा लाइफ साइकिल चलेगा तो बहुत सारे वायरसेस के प्रोजनी बनेंगे, तो उसके बिहाफ पे आप बोल सकते हैं कि मैक्रोफेज क्या है, वायरस की प्रोजनी बनाने का फैक्ट्री है। ठीक है, वायरस की प्रोजनी बनाने का फैक्ट्री है, और जैसे ही उस फैक्ट्री से वायरसेस निकलेंगे तो देन वो वायरस जो है हेल्पर सेल्स को, टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और वहाँ पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके, और वहाँ पे भी बहुत सारे HIV वायरस के प्रोजनी बनेंगे और ऐसा चलता रहेगा। और एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट ये होगा कि टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज, ठीक है, ये यूज़ हो जाएंगे, इनकी लिसिस हो जाएगी, और लिसिस जब होगी तो इनका काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा, और काउंट डिक्रीज़ होगा तो इम्यूनोडेफिशिएंसी होगा, इम्यूनोडेफिशिएंसी होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम वीक होगा तो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली हमारे बॉडी में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, माइकोबैक्टीरियम ईजिली सर्वाइव कर जाएगा, वायरसेस कुछ सर्वाइव कर जाएंगे, फंगस सर्वाइव कर जाएगा, पैरासाइट सर्वाइव कर जाएगा, ये सारे के सारे सर्वाइव कर जाएंगे जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। और ऐसे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के बाद जो डिजीज़ होती है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ उसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ एड्स। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ एड्स जो है आप प्योरली NCERT से पढ़िए, कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है ये लेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि एड्स हैज़ नो क्योर। ठीक है, एड्स का कोई क्योर नहीं है, बट इसका प्रिवेंशन है, ठीक है। और HIV का इन्फेक्शन तभी होता है जब आप जानबूझ के लापरवाही करते हैं, तभी HIV का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अदर डिजीज़ में ऐसा नहीं है, जैसे कि निमोनिया, टाइफाइड जब होता है तो ये सडनली हो जाता है, हमको पता नहीं होता है। लेकिन जब एड्स होता है तो एड्स में क्या होता है कि हम जब केयरलेस रहते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप डिस्पोजेबल नीडल रिपीट यूज़ कर रहे हैं, बार बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उसके थ्रू इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, देन ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसके वजह से इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। बट अगर आपको एजुकेट कर दिया जाए, आपको एजुकेशन दे दिया जाए HIV के बारे में या एड्स के बारे में, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पे आप जब भी निडल यूज़ करिए तो न्यू फ्रेश निडल यूज़ करिए। ठीक है, देन अगर कोई मदर है, उस मदर को अगर एड्स हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉनिटरिंग है जिसको आप एजुकेशन के थ्रू, मतलब कि आप उसको समझ सकते हैं, उसको समझ के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अच्छा भी लगेगा कि अगर आप एजुकेट हो जाते हैं और आप बच जाते हैं ऐसे डिजीज़ को तो वो बेहतर होगा। ठीक है ना, वो बेहतर होगा। मरने से तो अच्छा है कि आप एजुकेशन ले लो ना उसके बारे में। अगर आप एजुकेशन ले लेंगे तो आप लापरवाही कम करेंगे। ठीक है, आप प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और इसके लिए बहुत सारे जो है पॉलिसीज़ जो है हमारे कंट्री में चलाए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे जो है प्रिवेंशन के जो है पॉइंट्स बताते रहते हैं हमेशा हम लोग को। और इसके लिए इंडिया में जो ऑथराइज जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके बारे में अवेयर कराता है वो है आपका नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक्चुअली ये
गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा बहुत सारे एनजीओ हैं जो एजुकेट करते हैं एड्स को लेकर, ठीक है। इवन WHO भी इस पे बहुत सारे प्रोग्राम कराता रहता है, ठीक है। आपको पता है ना कि न्यूज़ चैनल पे, पेपर में या ऐसे ही बहुत सारे बैनर पोस्टर लगते हैं, तो उसके थ्रू भी जो है हमको एजुकेट किया जाता है, ठीक है। और आज के डेट में तो ये हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, पर्सन टू पर्सन इसको डिस्कस करना चाहिए। और आपके सिलेबस में इसीलिए ये मेंशन है कि आपको इसके बारे में एजुकेशन दिया जा सके, एड्स के बारे में, ठीक है, ताकि कभी फ्यूचर में आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में, जैसे प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे नीडल्स सिरिंज का जब यूज़ करें तो फ्रेश होना चाहिए, डिस्पोजेबल होना चाहिए, ठीक है। देन कॉन्डम का डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो कराते हैं, ठीक है। जब सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, तो उस कंडीशन में कॉन्डम्स का यूज़ करके अगर सेक्सुअली कांटेक्ट करते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। देन कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़र्स, ठीक है। इसके बाद से क्या होगा, प्रिवेंशन हो जाएगा एड्स से, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि HIV एड्स जो भी है ये, ठीक है, HIV तो वायरस है और एड्स आपका सिंड्रोम है। तो जब ऐसा किसी को हो जाए, जब भी HIV का इन्फेक्शन किसी को हो जाए, तो ऐसे पर्सन को आपको हाइड नहीं करना है, उसको एक्सपोज करना है। एक्सपोज करेंगे तभी आप सब बच सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप उसको आप हाइड करेंगे तो मे बी कोई अदर आपके सराउंडिंग में होगा, वो अगर अवेयर नहीं होगा तो हो सकता है कि बॉडी फ्लूइड किसी तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, और ट्रांसफ़र हो जाए तो सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लोगों को हिडन नहीं करना, बल्कि ऐसे लोगों को बारे में आपको जानना है और उनसे जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप फिजिकली कांटेक्ट में रह सकते हैं, आप हाथ मिला सकते हैं, शेक हैंड कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं आसपास बैठ के, बट बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज हुआ तो इन्फेक्शन श्योरली होगा ही होगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो है एड्स फिनिश हो गया। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कैंसर। लेकिन करना क्या है, आपको अच्छे से पढ़ना है। जो भी आपको इस वीडियो के साथ मैंने नोट्स दिखाए आपको, या डायग्राम बताएं, या NCERT के पॉइंट्स बताएं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना।